हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। इस बीच में अपना अच्छे से ध्यान रखें, किसी भी तरीके की लापरवाही हमें इस समय नहीं बरतनी है। और सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में करना थैंक यू से ही करना चाहता था, लेकिन आदत जो पड़ी हुई है उसको रोक नहीं पाया। ऑलराइट, तो आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया बच्चों। जब मेरे को एक बार के लिए ऐसा लगा था कि मेरे को ये नीट और फाउंडेशन वाले क्लासेस को बंद करना चाहिए ताकि मैं 11th के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाऊँ और 11th के वीडियोस को कंटिन्यू कर पाऊँ, लेकिन आपका रिस्पांस आया कि हाँ बनाने चाहिए और मोर देन 75% बच्चे ये कह रहे हैं कि बनाने चाहिए, तो बिल्कुल कंटिन्यू रखते हैं इस चीज़ को। बस एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो प्लीज़ देखा करें, ये आपकी भलाई के लिए है। इसमें जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो आपके सिलेबस का भी पार्ट है, इससे आपका फॉर्मूला इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि अपन वीडियो की शुरुआत में ही जब मैं कोई नया टॉपिक चालू करूँगा तो वीडियो की शुरुआत में फार्मूलाज दिखा देता हूँ कि ये फार्मूला का हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो। ठीक है, तो वहाँ से आपका फार्मूला भी इंक्रीज हो जाएगा कि आपकी फार्मूला लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको आसानी से फार्मूलाज याद होने लगेंगे, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए काम करना चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। आज हम विद्युत द्विध्रुव को पढ़ेंगे। विद्युत द्विध्रुव, देखो इससे पहले हमने विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र के सवालों को किया था। अभी गाउस के नियम के सवाल आना बाकी हैं बच्चों, क्योंकि वो विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है, तो उन्हें आगे करेंगे। इससे पहले हम कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव को। तो अब विद्युत द्विध्रुव के बारे में आप सभी को जो जो जहाँ जहाँ से पता है ना, वो सारा का सारा लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है भाई, दो आवेश होते हैं, एक प्लस का आवेश होता है और एक माइनस का आवेश होता है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए, अत्यल्प होनी चाहिए। ये जो ये दूरी आप लिखते हैं ना, ये 2l लिखते हो, 2l लिखो, 2a लिखो। मैंने तो वैसे 2a लिखा है मोस्टली में, मेरे हर एक वीडियो में 2a लिखा हुआ दिखेगा आपको। तो हम बोलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के लिए कि इसके मध्य की जो दूरी होती है ना, आवेशों के बीच की दूरी, ये क्या होनी चाहिए, अत्यल्प होनी चाहिए, अत्यल्प या फिर नगण्य। ठीक है, और एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए ये दूरी टेंस टू 0 होती है, ध्यान में रखिएगा, है ना। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कहाँ की ओर जा रही होती है, कहाँ की ओर अग्रसर होती है, शून्य की ओर अग्रसर होती है। ये आदर्श विद्युत द्विध्रुव की कंडीशन है। जबकि किसी भी एक आवेश का परिमाण बहुत ज्यादा होता है और कहाँ की ओर जा रहा होता है, अनंत की ओर जा रहा होता है। ठीक है, आवेश बहुत ज्यादा होना चाहिए और उसकी तुलना में दूरी बहुत कम होनी चाहिए। ये एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव की कंडीशन है बच्चों। ठीक है, हमें परिभाषा देनी हो तो हम क्या बोलते हैं, दो परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जिनके मध्य की दूरी अत्यल्प होती है। ठीक है, क्लियर। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या आता है, द्विध्रुव आघूर्ण। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। ध्यान में रखिएगा, ये चीजें अब ध्यान में रखनी है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो हम बोलते हैं P से प्रदर्शित करता है। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये एक सदिश राशि है। राशि कैसी है, सदिश है, ध्यान में रखिएगा। अगर सदिश है तो फिर इसके सदिश निरूपण भी होना चाहिए, तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं। क्यों, तो अदिश है तो फिर सदिश किसके ऊपर लगाओगे, ए के ऊपर। ठीक है, इसकी लंबाई की दिशा के ऊपर हम क्या लगा देंगे, सदिश। अब ये इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी, तो आप इसे विद्युत क्षेत्र में रखो। किसमें रखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र में रखो। जैसे ही आप इसे किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे द्विध्रुव को, तो द्विध्रुव क्या करेगा भाई, अपने आप को एडजस्ट करेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा हम बोलते हैं प्लस से माइनस।
हालांकि धनात्मक आवेश की गति की दिशा होती है, लेकिन प्लस से माइनस मान के चलते हैं। तो जैसे ही इस विद्युत द्विध्रुव को यहाँ पर उठा करके पटकोगे, इसका प्लस वाला आवेश तो कहाँ जाएगा, आगे की ओर। ये प्लस का क्यू तो आगे की ओर चला जाएगा, और माइनस का क्यू कहाँ की ओर चला जाएगा, पीछे की ओर। आप गौर करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम आगे की ओर चले तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर जाता है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा कि इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां की ओर होती है, माइनस के क्यू आवेश से प्लस के क्यू आवेश की ओर होती है। किसकी दिशा की बात कर रहा हूं मैं, पी की दिशा की बात कर रहा हूं। दिमाग में रह जाएगा ना, पी की दिशा कहां की ओर है, माइनस से प्लस के आवेश की ओर है। क्लियर। फिर इसके बाद में इसके लिए हम क्या देखेंगे बच्चों, मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। फिर इसका फाइनली विमा देख लेते हैं कि विमा क्या होगी। देखो, दूरी की विमा होती है L1, आवेश की विमा होती है A1 T1। ठीक है, तो मैं इसे अगर तरीके से लिखूं तो दूरी की पहले लिख लेता हूं, फिर उसके बाद में समय की, और उसके बाद में धारा की। ऐसा ही लिखते हैं ना, द्रव्यमान, दूरी, समय, धारा, फिर जो भी राशियां आती है। नॉर्मली तो ये चार का उपयोग होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने लिखा L1 T1 A1। आप क्रम को चेंज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। A1 T1 L1 भी लिख दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में रखिएगा। इसे आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, M0 L1 T1 A1, ऐसा भी लिख सकते हैं, या M0 LTA ऐसा भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था द्विध्रुव का बेसिक पार्ट। फिर हम आगे चले। आगे क्या, हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, और दो जगह विद्युत क्षेत्र निकाला। मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपने 12th में पढ़ी हैं। ठीक है, तो हमने लिखा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, है ना। कहां पर देख रहे हैं हम, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। अब अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कैसा, तो मैं रैंडम बना रहा हूं बच्चों। ये प्लस का आवेश मान लीजिए और ये माइनस का आवेश बना लीजिए। ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है। डन हो गया। चलिए अब गौर करना, ये इसकी अक्षीय रेखा भी है, ये ठीक है, ये अक्षीय रेखा है। और इस अक्षीय रेखा के ऊपर अपन ने कोई पॉइंट ले लेना है। ये पॉइंट मान रहा हूं मैं, यहां पर ये पॉइंट मान लो। इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र देखना, माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लगेगा आकर्षण वाला, ऐसा, इसे बोलेंगे E1। और प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो प्रतिकर्षित वाला लगेगा, वो इस तरफ काम करेगा, इस तरफ, और इसे बोलेंगे E2। आप गौर करेंगे दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में काम करेंगे। ठीक है, तो जब आप परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालते हो ना, ई रिजल्टेंट, तो आप क्या करते हो, ज्यादा वाले में से कम को घटाते हैं। ज्यादा किसके कारण, जो सबसे पास का आवेश है ना, उसके कारण विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होगा, तो हम लिखेंगे E1 माइनस E2। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दूरियां समझाता हूं। दूरियां क्या है, तो आप जब दूरी कैलकुलेट करते हैं ना द्विध्रुव के लिए, तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु चूज करो सबसे पहले, और मध्य बिंदु से उस अभिष्ट बिंदु तक की दूरी को स्मॉल r कहा जाता है। मध्य बिंदु से अभिष्ट बिंदु P तक की दूरी को क्या बोला जाता है, स्मॉल r। और फिर इसके मध्य से कोई भी एक आवेश की दूरी कितनी होती है, a। ठीक है, ये पूरी 2a है, तो फिर आधी कितनी होगी, a ही तो होगी। जब आप फाइनली ये निकालते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र, और वो भी कहां पर, अक्ष पर। परिणामी विद्युत क्षेत्र कहां पर निकाल रहे हैं, अक्ष पर निकाल रहे हैं। तो ये कितना आ रहा था, 2kp डिवाइडेड बाय r3। याद आ रहा है क्या, ऐसा निकाला है अपन ने। और इसके लिए कंडीशन भी लिखी है, क्या भाई, ये तभी लागू करेंगे जब r का मान बहुत ज्यादा हो, किसकी तुलना में, a की तुलना में। a बहुत कम होना चाहिए, r का मान बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। डन हुआ। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर विद्युत क्षेत्र क्या होगा,
अगर ऐसा नहीं है तो फिर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तब आप कुछ ऐसा याद रखते हैं 2kPr डिवाइडेड बाय r² माइनस a² की घात 2। बताओ कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या, है ना। ये तो नगण्य करो, इसको नगण्य करोगे तो a² को हटा दोगे, फिर ये r⁴ हो जाएगा, 4 से फिर आप काटोगे एक r को तो r⁴ आ जाएगा। ठीक है, ये कब है, जब ये कंडीशन लागू नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा काम करेगा, लेकिन ये तभी काम करेगा जब ये कंडीशन लागू होगी। हम 12th पर्पज से इसी को ही याद करते हैं, 12th पर्पज से इसी को याद करते हैं। लेकिन जब नीट या IIT की एग्जाम हो तो हमें देखना पड़ेगा कि R ज़्यादा है या नहीं। R ज़्यादा है तो बहुत ठीक बात है, लेकिन अगर R कम है या फिर बराबर है तो भैया फिर यहाँ पे आप काम करोगे। ठीक है, ध्यान में रखना। ये किसके लिए बच्चों, अक्ष के लिए, है ना। अब यहाँ पे ये और देखने लायक बात है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है ई रिजल्टेंट, और अगर ई रिजल्टेंट की दिशा देखोगे तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से कंपेयर करो। द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ से कहाँ की ओर, माइनस से प्लस की ओर काम करता है, तो हमने बोला माइनस से प्लस की ओर काम करेगा द्विध्रुव आघूर्ण P और E की दिशा क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। समानुपाती मतलब अनुदिश है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इस केस में परिणामी विद्युत क्षेत्र मतलब E अक्ष वाला जो विद्युत क्षेत्र है तथा P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, समान होती है, एक ही होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा। जबकि अपन जब निरक्ष की बात करें ना बच्चों, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, निरक्ष पर क्या बच्चों, विद्युत क्षेत्र, तो निरक्ष में क्या होगा, ऐसा डायग्राम आप सभी को याद होगा। यहां पर मैं प्लस का आवेश लिख देता हूं, यहां पर माइनस का आवेश लिख देता हूं। ये कोई पॉइंट मान लेते हैं, निरक्ष रेखा पर होना चाहिए। ये दूरी a है, ये दूरी भी a है। फिर प्लस का आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षित। माइनस का आवेश क्या करेगा, इसे आकर्षित करेगा, E2 इधर। परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा, यूं, है ना। आप लिखते हो E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा का योग होता है वैसे। अरे याद आ रहा है क्या देवताओं, याद आ रहा है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना। और ये मध्य बिंदु O से ये जो दूरी है अभिष्ट बिंदु की, ये हमेशा R होती है। ठीक, तो जब आप इस केस के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालते हैं निरक्ष पर, निरक्ष पर जब आप परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो ये आता है KP डिवाइडेड बाय RQ। ठीक है, कब, जब पहली कंडीशन लागू करूं, R का मान बहुत ज्यादा हो, किसकी तुलना में, A की तुलना में, मतलब ये R ज्यादा हो इस A की तुलना में, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, अगर वो कंडीशन लागू नहीं हो, ये वाली कंडीशन लागू नहीं हो, तो क्या करोगे, KPR ऐसा का ऐसा बस 2 हटा दीजिएगा, डिवाइडेड बाय R² माइनस A² की घात 4। ठीक है, जब ये कंडीशन लागू नहीं होती हो। ठीक, अब यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो ऐसे जा रही है, यू द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर विपरीत दिशा में, ये P की दिशा। आप गौर कीजिए, विद्युत क्षेत्र एवं द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं, ये ध्यान में रखना। E निरक्ष तथा द्विध्रुव आघूर्ण P एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर, डन। चलो तो ये उतारो। एक चीज और लिखा दूं क्या बच्चों, एक और चीज याद आई, ये बात ध्यान में रखना, इसका एक मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक डेबाई भी होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक क्या होता है, डेबाई भी होता है। और एक डेबाई बराबर होता है लगभग 3.3 गुणा 10 की घात माइनस 30 कूलाम मीटर। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, ये सेंटीमीटर नहीं है देवताओं, सी बड़ा लिखा है मैंने, है ना। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि द्विध्रुव आघूर्ण का एक मात्रक डेबाई भी होता है, और डेबाई बराबर कितना होता है, 3.3 गुणा 10 की घात 30 माइनस का 30, है ना, ये 0 है भाई ये।
6 वे मत समझ लेना, ये 0 बना देता हूँ, ठीक है। माइनस का 30 कूलाम मीटर होता है, ध्यान रखोगे। चलो इस चीज को उतारो, मैं वीडियो चेक करता हूं, जल्दी से उतार लीजिए। चलो अभी तक तो क्लैरिटी मेरे को ठीक ही नजर आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आप सभी से अनुरोध है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे तो होंगे ना, कजिन में कोई तो होगा ही जो 10th में होगा, तो प्लीज़ उन बच्चों को बताइए इस चैनल के बारे में, क्योंकि अभी बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की क्लासेस भी चालू हो गई हैं और होपफुली मैं फिज़िक्स पढ़ाने की कोशिश करूँगा 10th को। चलिए उतारें इसे अभी, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और काम कीजिएगा। मिल गया, ऑल राइट। अब देखो आगे, यहां तक तो हमने विद्युत क्षेत्र की बात कर ली है जो हमने 12th में पढ़ाया है। ऐसी कोई चीज तो है ही नहीं, मैंने आपको अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाई है जो 12th में नहीं पढ़ी है आपने। अब हम आगे काम करते हैं विद्युत विभव पर, कि किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होता है। हाँ भाई, तो बात करें किसकी, विद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हाँ भाई, विद्युत विभव को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो आप सभी को पता है कि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव V होता है वो होता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही पढ़ते हो आप सभी, ठीक है। और जब मैं निरक्ष की बात करता हूं V निरक्ष, तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो कोस 90 का मान कितना, 0, अतः विभव भी 0। जबकि अक्ष पर अगर विभव की बात की जाए तो वो कितना होता है, आंसर है के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, ठीक है। हाँ, ये निरक्ष को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। जबकि अक्ष को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सियल लाइन बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव था, बहुत सिंपल था, ठीक। अब आगे चलो, और भी चीजें आपने पढ़ी हैं क्या भाई, बलाघूर्ण पढ़ा है नहीं पढ़ा, पहले चैप्टर का लास्ट पॉइंट था विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण। अब यहां पर बलाघूर्ण का कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, तो हम बोलते हैं अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में रखोगे, समझना इस चीज को, अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर बल काम नहीं करता, F बराबर 0 होता है, लेकिन बलाघूर्ण काम करता है। ये मैं लिख देता हूं, क्या भाई, समरूप विद्युत क्षेत्र होता है ना, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कोई बल काम नहीं करता, जबकि बलाघूर्ण जो है वो कोई बल काम नहीं करता, मतलब बल बराबर 0, जबकि बलाघूर्ण काम करता है उस पर, ठीक है। लेकिन अगर असमरूप विद्युत क्षेत्र है, असमरूप विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पर ना तो बल 0 है ना ही बलाघूर्ण 0 है,
बलागुण तो दोनों ही केस में शून्य नहीं होता। जैसे आप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, द्विध्रुव घूमने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब है उस पर बलागुण लगेगा। लेकिन अगर समरूप विद्युत क्षेत्र है तो परिणामी बल शून्य, अगर असमरूप विद्युत क्षेत्र है तो परिणामी बल शून्य नहीं होता। इस चीज को ध्यान में रखना। तो हमें यह पढ़ना जरूरी है कि विद्युत क्षेत्र कैसा है, ठीक है। हाँ भाई, द्विध्रुव पर बलागुण कितना होता है बच्चों, टो बराबर हम लिखते हैं पी ई साइन थीटा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पी ई साइन थीटा। फिर इसके बाद में ये समझिए कि अगर थीटा बराबर शून्य हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ये साम्यावस्था की स्थिति है। कौन सी, साम्यावस्था। इस केस में बलागुण क्या होता है, 0 होता है। और ये स्थायी साम्यावस्था है। कौन सी, स्थायी साम्यावस्था। इसी के साथ में भी ये दोनों एक साथ है। स्थायी साम्यावस्था के अंदर बलागुण क्या होता है, 0 होता है। एक और, थीटा बराबर अगर 180 डिग्री हो तो ये अस्थायी साम्यावस्था है। कौन सी, अस्थायी साम्यावस्था, ठीक है। इसके अंदर भी बलागुण कितना होता है बच्चों, 0। लेकिन अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, उस केस में बलागुण मैक्सिमम होता है। और कितना बच्चों, P × E। ध्यान में रखिएगा, बलागुण अधिकतम होने के लिए कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये कोण किसके बीच में है, द्विध्रुव आघूर्ण और E के बीच में, ठीक है। ये कोण किसके बीच में है, द्विध्रुव आघूर्ण और E के बीच में, विद्युत क्षेत्र के बीच में है। क्लियर हो गया भाई, बलागुण क्लियर, ठीक है। अब घुमाने में किया गया कार्य है ना, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य कितना था रे देवताओं, आपको याद हो तो W = हम लिखते थे PE ब्रैकेट cos θ1 - cos θ2। याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है, यही घुमाने में किया गया कार्य है। कंडीशन अप्लाइड है भैया। यहाँ पर जो फॉर्मूला हम नॉर्मली यूज करते हैं उसमें हम मान के चलते हैं कि अगर द्विध्रुव किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में बैठा हुआ है ना, तो द्विध्रुव सामान्यतः उस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगा। मतलब उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, जो माइनस के क्यू आवेश से कहाँ की ओर, प्लस के क्यू आवेश की ओर होता है द्विध्रुव आघूर्ण, वो कहाँ की ओर हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। अगर ऐसा है विद्युत क्षेत्र की दिशा ये और द्विध्रुव आघूर्ण की भी दिशा ये, तो फिर प्रारंभिक θ1 बराबर कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा हमेशा, ठीक है। और सामान्यतः कैलकुलेशन ऐसे की जाती है कि जब भी किसी द्विध्रुव को छोड़ देते हैं ना, बेचारा अपने आप को क्या कर लेता है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश व्यवस्थित कर लेता है। तो प्रारंभिक θ1 तो हर एक स्थिति में कितना होता है, 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है, 1, ठीक है। अब आपको थीटा कोण पे घुमाना है तो θ2 की जगह उस थीटा को रखते जाइएगा। तो किया गया कार्य जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उसका फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, 1 - cos θ लिखा जाता है। 1 क्यों लिखा गया, मैंने कारण बता दिया, क्योंकि वो व्यवस्थित होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। फिर जितने डिग्री तक आपको घुमाना है वहां पे वैल्यू रखते जाओ, निकालते जाओ, ठीक है। चलो अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट समझिए। जैसे ही आपने कार्य निकाला, कार्य से रिलेटेड एक और है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। विद्युत द्विध्रुव की कौन सी ऊर्जा बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। ये याद में रखना, U = क्या होता है, माइनस का PE cos θ होता है। क्या होता है, माइनस का PE cos θ। और ये पूछा जाता है कि ये अधिकतम कब होती है और देवताओं न्यूनतम कब होती है, ठीक। गौर कीजिए, न्यूनतम जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है ना, जब थीटा मतलब P और E के बीच में कोण 0 डिग्री, ऐसी स्थिति हो, ठीक है, उस केस में U का मान, cos 0 का मान 1 होता है, उस केस में U का मान होता है माइनस का PE। इससे कम नहीं हो सकता U, ये सबसे कम है, न्यूनतम, मिनिमम, ठीक है। फिर थीटा बराबर जब 90 डिग्री होता है उस केस में स्थितिज ऊर्जा हो जाती है 0। कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। अगेन
अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो आप देखेंगे कोस 180 का मान कितना होता है, -1। -1 को इससे गुणा करोगे प्लस का हो जाएगा, क्या प्लस का पीई आता है, और इससे ज़्यादा इसकी स्थितिज ऊर्जा हो भी नहीं सकती। ठीक है, इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इससे कम भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो किसी भी द्विध्रुव की जो ऊर्जा है वो वास्तविकता में यहाँ से यहाँ के बीच में क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है, डोलती रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया, डन है। चलिए इस चीज को उतारो और एक फाइनली और पॉइंट करते हैं जो आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए बताऊंगा, उतारो इसे। हाँ भाई, समरूप विद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और असमरूप को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कार्य तो आप सभी को पता है, वर्क होता है। ये विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। बलाघूर्ण को बोला जाता है टॉर्क, ये तो लिख लो, ये चीज आपने कम याद रखी होगी, ये होता है टॉर्क। बलाघूर्ण को क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। काम करें आगे। चलिए अब जो हम आगे काम करने वाले हैं बच्चों है बहुत सिंपल। मैं आपको द्विध्रुव की, दो द्विध्रुव है उनकी स्थितियां बताऊंगा। वैसे अगर द्विध्रुव रखे हुए हों तो फिर उनके मध्य लगने वाला बल कैसा होगा। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि बल की प्रकृति क्या होगी, कैसी होगी। हाँ देखो, तीन सिचुएशन है, मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ, और इस तरफ अपन देखेंगे कि उनके बीच में बल कितना लगता है, फोर्स। ठीक है, और इस स्थिति में मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है देवताओं, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, वो भी अपन देखेंगे, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए कंडीशन देखो, अगर दो द्विध्रुव ऐसे रखे हों एक के आगे एक, ये पहला द्विध्रुव, इसका ये प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू, और ऐसा ही दूसरा द्विध्रुव, इसका ये प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू। ठीक है, ऐसे रखे हुए, दोनों के पी की दिशा क्या है, समान है। सॉरी मैं उल्टा बना गया, माइनस से प्लस की ओर होती है ना, पी जो है वो इस तरफ काम कर रहा है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, तो अगर दोनों के पी की दिशा समान है तो इन दोनों के मध्य बल कैसा लगेगा, आकर्षणीय लगेगा या प्रतिकर्षणीय। तो पहले आप गौर करो, एक माइनस का आवेश और एक प्लस का आवेश बहुत ज़्यादा पास है यहाँ पर। ठीक है, तो हम बोलेंगे इनके मध्य की दूरी कम है तो इनके मध्य का बल ज़्यादा प्रभावी होगा अन्य की तुलना में, इनके मध्य का बल ज़्यादा प्रभावी होगा अन्य की तुलना में, ध्यान में रखिएगा। तो हम बोलते हैं कि अगर इन दोनों के बीच का बल देखा जाए तो ये कैसा बल है, आकर्षण बल है। ठीक, हाँ इन दोनों के बीच का भी आकर्षण है, लेकिन इसका प्रतिकर्षण, इसका प्रतिकर्षण। लेकिन आप गौर करेंगे कि इस आकर्षण वाले बल के लिए ये दूरी बहुत कम है, ये दूरी कम होने के कारण बल का प्रभाव ज्यादा हो गया। आप सभी को पता है ना, ये तो है ना, दूरी कम होती है तो बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हर में तो आता है भाई दूरी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए कि इस स्थिति में बल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आकर्षणीय होती है।
आकर्षणी लिख देता हूँ, ठीक है। कैसी होती है, ओके, क्या लिखा है मैंने, आकर्षणी। आकर्षण होता है, ठीक है। ये बल कितना लगता है, इसके लिए फॉर्मूला याद रख लीजिए। क्या फॉर्मूला है बच्चों, ये होता है 6K_P1P2 डिवाइडेड बाय R⁴, ठीक है। ध्यान में रखोगे, 6 से गुणा कर दीजिएगा, फिर K_P1P2 डिवाइडेड बाय R⁴। P1 क्या, इसके लिए P1 और इसके लिए P2, द्विध्रुव आघूर्ण है ना, डाइपोल मोमेंट। फिर इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है यू, ये भी याद रखनी पड़ेगी आपको, ये होती है K_P1P2 डिवाइडेड बाय R⁴। कितनी होती है, K_P1P2 डिवाइडेड बाय R⁴ होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। दिमाग में रख लोगे, ये वाला फॉर्मूला अब आपको याद ही रखना पड़ेगा। हाँ, पावर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर क्या है 3 है नीचे। नेक्स्ट देखो, ये पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति, अगर ये दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के, यहाँ पे अनुदिश थे, यहाँ पे समांतर हो जाए, मतलब प्लस का क्यू आवेश इधर है दोनों का, और माइनस का क्यू आवेश इधर है दोनों का, ठीक। द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की ओर, आप देखेंगे P1 की दिशा और P2 की दिशा एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पे तो थी अनुदिश और अब है यहाँ पर समांतर। अब क्या होगा, एक प्लस का आवेश दूसरे प्लस के आवेश के ज्यादा पास में है, प्रतिकर्षण। माइनस का आवेश भी माइनस के साथ में है, तो प्रतिकर्षण। इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण और इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण ज्यादा प्रभावी होगा, क्यों, क्योंकि दूरी कम है। अगर मैं इन दोनों के बीच का आकर्षण देखूं तो ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, दूरी ज्यादा हो जाने का आकर्षण बल का प्रभाव कम होगा, और दूरी कम होने के कारण प्रतिकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में, दोनों द्विध्रुवों के बीच में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा। किसका लगेगा रे देवताओं, प्रतिकर्षण का लगेगा, ध्यान रखना। ये बल लगता कितना है, ये कुछ ऐसा हम लिख देते हैं, ये होता है 3K_P1P2 डिवाइडेड बाय R⁴, इतना हम मानते हैं। फिर यहां पर स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है K_P1P2 डिवाइडेड बाय R⁵। ओके, मैं गलती कर रहा हूं क्या, ओह यहां पे 2 आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये कुछ ऐसा आएगा, इस चीज को ध्यान में रखो। तो ध्यान में रखना, जब 2 प्लस के आवेश यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के पास में, इसलिए प्रतिकर्षण बल प्रभावी है। यहाँ पे माइनस के आवेश एक दूसरे के पास में, प्रतिकर्षण बल ज्यादा प्रभावी है, ठीक। एक फाइनल स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि बल कहाँ लग रहा है, ठीक है। ये देखो, ये कुछ ऐसा काम है बच्चों, ये द्विध्रुव एक ऐसा है जहां पर आप देखेंगे कि प्लस का आवेश इधर मान लो और माइनस का आवेश इधर मान लो, ठीक। तो P की दिशा ऐसी हो जाएगी, जबकि एक और द्विध्रुव ऐसा ले लो, दोनों एक दूसरे के लंबवत स्थिति में है ना, ये प्लस का आवेश मान लो और ये माइनस का आवेश मान लो, ये P की दिशा ऐसी हो जाएगी इस केस के अंदर, इसका P2 लिख लो। अब इस केस के अंदर बल कैसे लगेगा वो समझना, समझाता हूं मैं। प्लस का आवेश इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो हम बोलेंगे प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके कारण बल की दिशा इस तरफ है। माइनस का आवेश इसको क्या करेगा, आकर्षित, तो इसके कारण बल की दिशा यहाँ की ओर, तो परिणामी बल कहाँ की ओर लगा, दोनों के बीच में जाएगा, तो सीधा नीचे की ओर, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि अगर ये दूरी r है, यहां से लेकर यहां तक इन दोनों के बीच की दूरी r है, ये r है, ये यहाँ पर ये r है, ठीक। यहाँ पर ये दोनों के मध्य वाली दूरी r है, r मैंने नहीं बताई थी, r, ठीक है। तो अगर ये दूरी r है ना, तो हम बोलेंगे कि इस दूरी r के लंबवत या तो नीचे की ओर बल लग सकता है या फिर लंबवत ऊपर की ओर बल लग सकता है, लेकिन बल लगेगा इसके हमेशा लंबवत, इस r के हमेशा कैसे लगेगा, लंबवत लगेगा, ध्यान में रखिएगा। क्यों, क्योंकि प्लस के क्यू पे तो देख लिया नीचे की ओर, माइनस के क्यू पे देखो, माइनस के क्यू पे ये प्लस का क्यू क्या करेगा, आकर्षित, तो इस पे बल ऐसा, और ये माइनस का क्यू इस माइनस के क्यू को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो इस पे बल ऐसा। इन दोनों बलों का परिणामी कहाँ की ओर जाएगा, ऊपर की ओर। लेकिन ये दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा होने के कारण ये बल, मतलब ये परिणामी बल कम होगा और ये वाला परिणामी बल ज्यादा,
तो फिर फाइनली परिणामी बल कहाँ की ओर जाएगा? आंसर है लंबवत नीचे की ओर जाएगा। इस केस में उल्टा कर देते तो फिर लंबवत कहाँ की ओर जाता? ऊपर की ओर जाता। हमेशा ये जो बल लगेगा वो आर के क्या लगेगा? लंबवत। ध्यान में रखना, एफ लंबवत होगा किसके? आर के। ठीक है, इस केस को ध्यान में रखना। इसमें आप आकर्षणीय या प्रतिकर्षणीय नहीं बोलेंगे, इसमें आप बताएंगे कि भैया ये ऐसा काम करता है। ठीक है, हाँ, स्थितिज ऊर्जा इस केस के अंदर कितनी होती है? 0 होती है। क्यों? क्योंकि प्लस के आवेश पे जितनी ऊर्जा उतनी माइनस के आवेश के कारण एक दूसरे को निरस्त करेगी, वापस से प्लस के आवेश के कारण और उतनी माइनस के आवेश के कारण एक प्लस की एक माइनस की खत्म कर देगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा इस केस में कितनी होती है? 0 होती है। चलो इसको उतारो जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए। आप चाहें तो वापस से बल लिख सकते हैं, बल उतना ही आएगा जितना पहले वाले केस में था, इस वाले केस में था। ठीक है, तो बल वापस से लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज इतना काम परफेक्ट है हमारे लिए। डन हुआ ये? चलिए अब करना चालू करते हैं क्वेश्चंस जल्दी से। ओके, देखिए तो इसका पहला सवाल जो आपको दिखाई देगा, और ये सवाल आया था कब? पीएमटी में 87 में। बहुत पुराना सवाल है कुल मिला करके, तब सिंपल सवाल ही आया करते थे और अभी भी सिंपल ही आता है। देखिए क्या बोल रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, विद्युत द्विध्रुव को कहाँ रखा है? विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए, स्थितिज ऊर्जा पहले ही जैसे वो बोल देना, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख लो, पहले लिख लो कि U बराबर कितना होता है? माइनस का PE cos थीटा होता है। ठीक है, ध्यान रखो, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए U क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, उसके विद्युत द्विध्रुव की धनात्मक दिशा विद्युत क्षेत्र ई की दिशा के साथ कितना कोण बनाती है? रे भाई, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा कितना कोण बनाएगी? तो हम बोलते हैं यू मिनिमम कितना होता है? माइनस का पीई होता है, और ये कब आता है? जब थीटा का मान कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। यू मिनिमम तो इतना ही बताया था ना मैंने। ठीक, तो ध्यान रखना पी और ई के बीच का कोण कितना? 0 डिग्री होगा। ये आंसर है ना? कौन सा लगाओगे? सी लगा लीजिएगा, 0 है ना? चलो दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है? अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति तो पता है ना, अपन ने डिस्कस की थी अभी। अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश विद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा गया है। ये मानो कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू। ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर कोई आवेश रख दिया गया है, लेट्स सपोज करो कैपिटल क्यू, अक्षीय स्थिति पे रखा गया है, और उस पर F बल कार्य कर रहा है। सीधी सी बात है, इस पे कुछ ना कुछ परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, उसके कारण कुछ ना कुछ परिणामी बल होगा। तो हमने बोला बल परिणामी F इस तरफ काम कर रहा है, माइनस का आवेश प्रभावी है, इसलिए बल भी परिणामी तरी होगा। हाँ, यदि आवेश को दुगना, एक मिनट, यदि आवेश को दुगनी दूरी पर रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल होगा। अरे वाह, चलो पहला केस समझिए। पहला केस क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि प्रारंभिक दूरी को आप r मान लो। उसने बोला नहीं मैं खुद r मान रहा हूँ, है ना? तो हमने बोला कि पहले केस के अंदर अगर मैं बल की बात करता तो बल और विद्युत क्षेत्र को एक जैसा देखता मैं। कैसे? तो मैंने बोला पहली कंडीशन F1 बराबर क्या लिखूंगा? QE, Q कैपिटल Q लिख देता हूँ क्योंकि इस आवेश पर मैं बल देख रहा हूँ, है ना? तो हमने लिखा कैपिटल Q, और विद्युत क्षेत्र अक्ष पे कितना होता है आप सभी को पता है बच्चों, कितना? 2kp डिवाइडेड बाय RQ। डन हो गया ये? चलो अब बोल रहा है कि दूरी को दुगना कर दो, मतलब इस R को नेक्स्ट केस में कितना कर दो? 2R कर दो। तो नेक्स्ट देखो
अब हम लिखेंगे QE अगर मैं करूं और दूरी को दुगना कर दूं तो अब ये हो जाएगा 2KP और r³ की जगह आप कितना लिखो 2r³ लिखो भाई। 2r³ लिखोगे तो क्या होगा Q इंटू 2KP डिवाइडेड बाय 2r³ कितना होता है रे 8r³ होगा, नहीं होगा? होगा। गौर कीजिए प्रारंभिक बल इतना है और सेकंड केस में बल इतना है। ये वाला बल तो ऊपर वाला ही बल था क्या F1। तो प्रारंभिक बल F1 का कितना बच्चों 1/8 गुना हो जाएगा। ठीक है, सवाल को अगर मैं पढ़ूं तो उसने प्रारंभिक बल को F माना है तो फिर ये क्या हो जाएगा F/8 हो जाएगा। क्लियर है ना? दूरी को दुगना करो बल ऑटोमेटिकली जो प्रारंभ का है वो 1/8 हो गया है। देखिए तो कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन लगाइए, F/8 लगा लीजिएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r है। द्विध्रुव के केंद्र से हमेशा अक्षीय दूरी कितनी होती है r होती है। ठीक है, पर विभव निम्न प्रकार परिवर्तित होगा। बताओ रे भाई, विभव क्या होता है, V = KP cos थीटा डिवाइडेड बाय r²। और जब मैं अक्ष की बात करूं तो ये होता है KP डिवाइडेड बाय r²। अरे यही होता है क्या अक्ष पर? यही होता है ना? तो हमने बोला कि अगर विभव देखो तो फिर वो r² के व्युत्क्रमानुपाती है। r² के क्या है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन क्या देखोगे 1/r, ये बी ऑप्शन देखिए 1/r²। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या बोल रहा है, P द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में संतुलन की अवस्था में। बहुत बढ़िया। प्रारंभिक स्थिति से इसे थीटा कोण पर घुमाया गया है तो अंतिम स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या बात है भाई। देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक द्विध्रुव है जो कि विद्युत क्षेत्र में स्थायी अवस्था के अंदर रखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ना मेरे को है ना आपको है। ठीक, तो हमने बोला कि प्रारंभ के अंदर थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री। डन। फिर क्या बोल रहा है, तो उस एक मिनट, प्रारंभिक स्थिति इसे थीटा कोण पर घुमाया गया। इसे कितने कोण पर घुमाया गया? नेक्स्ट केस में थीटा कोण पर घुमाया गया। थीटा कोण पर घुमाने से द्विध्रुव की अंतिम स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की अंतिम स्थितिज ऊर्जा क्या होती है रे भाई? कितनी होती है? -PE cos थीटा। कार्य नहीं पूछ रहा है वो, स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। एंडिंग वर्ड को गौर कीजिए। तो हमें ये पता है कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? -PE cos थीटा। सिंपल फॉर्मूला का सवाल था और कुछ नहीं। ठीक, -PE cos थीटा लगा लीजिएगा। कार्य नहीं पूछा है, पता चले तुम होशियार बन जाओ, PE ब्रैकेट 1 - cos थीटा लगा तो नहीं, ये कार्य होता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिफ्थ देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर आरोपित होगा। अगर असमान है तो उस पर बल भी लगेगा और बलाघूर्ण भी लगेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, बल एवं बलाघूर्ण दोनों लगेंगे। ए ऑप्शन लगा लीजिएगा। ठीक है, छठा सवाल देखिए एक बार के लिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। देखो 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव जो 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम परिमाण के 2 बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बना हुआ है। देखो द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण दिया हुआ है, Q बराबर कितना 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम मीटर। सॉरी कूलाम मीटर कैसे लगा रहा हूँ, आवेश कूलाम ही आएगा। ठीक है, बराबर आवेशों से मिलकर बना हुआ है। हाँ, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 × 10⁻² मीटर लिख दूं क्या? ऐसा ही है। वापस से समझिए, एक विद्युत द्विध्रुव जो 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है वो दोनों आवेश। ठीक है,
चलिए, और इन पर कितना बल, विद्युत क्षेत्र में कितने में रखा गया है, तो विद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है आपको। E बराबर कितना है, 2 गुणा 10 की घात 5 दिया हुआ है, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम होता है या वोल्ट पर मीटर देख लेंगे। तो द्विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण होगा, देखो Q दे रखा है, 2A दे रखा है, E दे रखा है। अधिकतम बलाघूर्ण होता है टो बराबर PE sin थीटा, और अधिकतम के लिए हम लिखेंगे P इंटू ई। P क्या होता है, Q इंटू 2A, और वो किससे गुणा हो रहा है, E से। बताओ भाई, तीनों को गुणा करना था क्या, कर लोगे क्या तीनों को गुणा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 10 की घात -8 और 10 की घात 5, ये मेरे हिसाब से हो गया 12 गुणा 10 की घात -3, क्या भाई, न्यूटन मीटर, है ना, ध्यान में रखिएगा। डन, 12 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन मीटर, बी ऑप्शन लगा लीजिएगा। सातवां देखिए, सातवां क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र E की बल रेखाओं के अभिलंबवत, विद्युत चुंबकीय को हटा दो, विद्युत क्षेत्र E की बल रेखाओं के लंबवत एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो उसे 180 डिग्री के कोण से घुमाने के लिए किया गया कार्य, इस बार कार्य पूछा है, ध्यान में रखा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सवाल को समझते हैं। एक विद्युत क्षेत्र E है ना, विद्युत क्षेत्र E कि बल रेखाओं के अभिलंबवत एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो ये विद्युत क्षेत्र E है, इसकी बल रेखाएं यही हैं, इसके अभिलंबवत रखो एक विद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, माइनस के Q से कहाँ की ओर, प्लस के Q की ओर। ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है इस तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ। अब क्या बोल रहा है, इसे 180 डिग्री घुमाओ। तो पहले तो ये समझिए, विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ है, तो प्रारंभिक कोण θ1 बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब इसे 180 डिग्री घुमाओ, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री और घुमाऊंगा, तो फिर θ2 बराबर कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा क्या, यही है। बताओ किया गया कार्य कितना होगा, इस केस में W बराबर क्या लिखोगे, PE cos θ1 माइनस cos θ2। याद आ रहा है क्या देवताओं, मैंने यही बताया था, है ना। θ1 बराबर 0 डिग्री तो कब लिखते हैं, जब वो द्विध्रुव भी ऐसा रखा हुआ होता, ठीक है, लेकिन ऐसा तो रखा ही नहीं है। उसने क्या बोला, द्विध्रुव अभिलंबवत रखा हुआ है, अभिलंबवत रखा हुआ है, तो θ1 का मान 90 रखो, θ2 का मान 270 रखो, कोस 90 का मान भी 0, कोस 270 का मान भी 0, अतः किया गया कार्य भी 0, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इस स्थिति के अंदर स्थितिज ऊर्जा भी 0 होती है। चलो तो कौन सा बताएंगे, 7वें का D लगा लीजिएगा, 0 आएगा। आगे देखिए, प्लस का Q और माइनस का Q आवेशों के एक विद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी R है। लो सवाल चेंज हो गया है इस बार 8वें में, दूरी R किसके बीच की है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है, ठीक है, ध्यान में रखना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, R है। फिर अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से D दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से, हाँ भाई, द्विध्रुव के केंद्र से दूरी हम R लिखते थे, इस बार वो क्या बोल रहा है, D बोल रहा है, और अक्षीय रेखा पर बोल रहा है, ठीक है, तो दूरी ऐसे ही नापी जाएगी। हाँ, क्या होता है भाई, पहले तो मैं मेरा वाला फॉर्मूला लिखता हूँ, हम क्या लिखते हैं, 2kp डिवाइडेड बाय r3। इस वाले सवाल में R की जगह तो दे रखा है क्या बच्चों, D, तो यहाँ पे तो आएगा dq, ठीक है। P को लिखा जा सकता है Q इंटू 2a होता है, और 2a वास्तविकता में ये दूरी है, तो मैं लिखूंगा Q इंटू R, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र इस बार कितना हो जाएगा, 2k, P की जगह लिखेंगे Q इंटू R, और D की जगह क्या, R की जगह क्या लिखेंगे, D। अरे ये पता चल रहा है क्या, यहाँ पर दूरी को जो है हम R लिखा करते थे, लेकिन सवाल में D दिया हुआ है, तो ध्यान में रखना, सवाल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो हमने R की जगह तो रखा D, और जो हम 2a मानते थे, 2a की जगह सवाल ने दे रखा है R, तो हमने 2a की जगह लिख दिया R, ठीक। तो आपको पता चलेगा कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो वास्तविकता में, ये तो नियतांक हो गया क्या, के भी नियत राशि है, दो भी नियत राशि है, तो विद्युत क्षेत्र वास्तविकता के अंदर समानुपाती होता है किसके, QR डिवाइडेड बाय D क्यूब के, ठीक है, इस स्थिति में।
चलिए सवाल ए नहीं है, बी। बी देखो क्यू आर डिवाइड डी स्क्वायर है। डी देखिए, डी बिल्कुल सही है, क्यू आर मल्टीप्लाइड सॉरी डिवाइडेड डी क्यू है ना, ये डी बिल्कुल सही है, क्यू आर डिवाइडेड बाय डी क्यूब बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। डन। चलो नौवां देखिए, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम मीटर में होगा। ये तो भाई साहब सवाल कर करके थक गए होगे तुम, है ना, आपकी बुक के अंदर ही था भाई। क्या भाई, द्विध्रुव आघूर्ण P इज क्या होता है, Q इंटू 2a है। Q का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 और दूरी का मान 10 की घात -10 कितना हो जाएगा, 10 की घात -29 हो जाएगा क्या? 1.6 गुणा 10 की घात -29 बी ऑप्शन लगा लो। ठीक है, आगे देखो 10वां, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर r दूरी पर स्थित, इस बार r दूरी दे दी है d की जगह, अक्ष पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है रे भाई? अक्षीय दूरी पर, अक्षीय दूरी पर हम इतनी तो लिखते हैं ना, 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। विद्युत क्षेत्र और आर क्यूब एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आर क्यूब के प्रतिलोमानुपाती, प्रतिलोमानुपाती को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। बी ऑप्शन इज परफेक्ट, बी वापस से लगा लो, ये वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है ना। चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको द्विध्रुव का सारा बेसिक क्लियर हो गया होगा, जितने फॉर्मूला थे आपकी किताब के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, और ये जो कुछ 10 सवाल हमने किए वो भी हो गए होंगे। हाँ, आगे लास्ट पार्ट बनाएंगे द्विध्रुव का, उसमें कुछ और अच्छे सवाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।